बच्चों, हम आज 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का प्रथम अध्याय संबंध फलन पढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत द्विधारी संक्रियाओं के गुण धर्मों पर प्रकाश डालने वाले हैं। पिछले भाग में हमने द्विधारी संक्रिया के बारे में जानकारियां प्राप्त की थी कि वो फलन क्यों है, वो किस तरह से परिभाषित होती है, उसके कुछ उदाहरण भी आपने देखे थे। अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्या गुणधर्म इस भाग के अंदर हमें प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, पहला जो गुणधर्म है अपन क्रम विनिमयता, जिसको कम्यूटेटिविटी बोलते हैं, उस पर बात करते हैं। पहला गुणधर्म है क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी बोलते हैं। कम्यूटेटिविटी थोड़ी सी इधर समझिए, जैसे कि 2 में 3 को जोड़ा जाता है, तो ये संक्रिया हुई ना, 2 में 3 को जोड़ दिया तो फिर इसके बराबर क्या 3 + 2 हो जाता है, यानी कि अवयव का स्थान बदलने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। a की जगह b कर दिया, a + b बराबर b + a होता है, तो आप क्या कह देंगे, योग की संक्रिया क्रम विनिमय होती है। यहां से ये बात निकल कर, यानी कि क्रम का विनिमय करने से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि गुणन की संक्रिया देखिए, a का गुणा, किसी a संख्या का गुणा किसी अन्य b से किया तो क्या b × a भी इतना ही आएगा? बिल्कुल आएगा। इसलिए बच्चे कहेंगे गुणन की संक्रिया भी क्रम विनिमय होती है। बच्चे कहें क्या a - b और क्रम बदल दूं तो b - a बराबर होते हैं? बच्चे कहेंगे सर नहीं होते हैं। अब नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्रम का विनिमय करने से इसका मान बदल गया। तो बच्चे कहेंगे कि जो व्यकलन की संक्रिया है वो क्रम विनिमय नहीं होती। भाग की संक्रिया की बात करें तो a/b बराबर होता है क्या b/a? जब तक a और b बराबर नहीं होंगे नहीं होगा। तो हमेशा बराबर के साथ ही थोड़ी 2 3 के साथ करेगा तो नहीं हो पाएगा, सबके लिए सत्य होना चाहिए। तो बच्चे कह देंगे नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर भाग की संक्रिया जो है क्रम विनिमय नहीं है। क्रम का विनिमय करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे पड़ा था फोग, क्या फोग जो है गोफ के बराबर होता था क्या बच्चों? आप कहेंगे नहीं होता था। नहीं होता था तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमय नहीं है। तो आप कहेंगे संयुक्त फलन की संक्रिया को किससे डिनोट किया जाता है? ओ से। संयुक्त फलन की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। तो इसका मतलब बच्चे क्रम विनिमयता का तात्पर्य अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए, यदि किसी अरिक्त समुच्चय A में परिभाषित कोई द्विधारी संक्रिया स्टार क्रम विनिमय कहलाएगी। कब कहलाएगी? जब A*B बराबर क्या आ जाए, B*A, यानी कि A की संक्रिया B के साथ कराओ तब भी उतना ही मान प्राप्त हो जितना कि B की संक्रिया A के साथ कराएं। तो ये दोनों मान क्रम बदलने से, इसमें देखो स्टार में प्रथम अवयव कौन है, A, और द्वितीय अवयव संक्रिया का कौन है, B। आपने बदल दिया तो प्रथम अवयव किसको बना दिया, B को, और द्वितीय अवयव किसको बना दिया, A को। यही तो होता है क्रम का विनिमय करना। तब भी मान अगर बराबर बना रहे और ये सबके लिए सत्य हो, A समुच्चय में अगर परिभाषित कर रहे हो तो A के प्रत्येक अवयव के लिए जो भी A B अवयव है आपके पास, उन सब के लिए सत्य होना चाहिए। गणित में कोई भी बात सत्य तब कही जा सकती है जब वो सभी के लिए सत्य हो। अगर कोई भी अवयव विरोध कर दे तो फिर वो बात सत्य नहीं होती है बच्चों। तो बच्चों ने कहा क्रम विनिमयता का मतलब समझ गए होंगे। एक उदाहरण मैं आपको दे दे रहा हूँ बच्चों, क्या लिखा है देखिए। मैंने एक संक्रिया परिभाषित की A*B, A*B बराबर A × B। तो बच्चे देखते ही समझ गए स्टार का मतलब गुणन है। प्रथम अवयव स्टार द्वितीय अवयव बराबर प्रथम अवयव गुणा द्वितीय अवयव। तो यहाँ स्टार का मतलब किससे है, गुणन से। कहाँ, AB फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। कौन से समुच्चय में संक्रिया को परिभाषित किया जा रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में। तो देखते हैं ये क्रम विनिमय है क्या। तो मैं A*B पहले निकालता हूँ। तो A*B तो आपके सामने है, कितना है, A*B बराबर तो AB है। अगर मैं B*A निकालूं और वो किसके बराबर आ जाए, A*B के बराबर आ जाए, तो बच्चे कह देंगे ना क्रम विनिमय है। तो B*A निकाल लेते हैं, B*A। देखो बच्चों, यहाँ बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। ऑपरेशन का नाम है स्टार, ठीक है। प्रथम अवयव है A और द्वितीय अवयव है B।
इसका रिजल्ट कैसे निकल रहा है, प्रथम अवयव गुणा द्वितीय अवयव। अवयव कहाँ लिखा जा रहा है इस बात की तरफ ध्यान दें, प्रथम अवयव गुणा द्वितीय अवयव, इसका मतलब ये। अब देखिए इसका मतलब बी स्टार ए जब मैं निकालता हूँ बी स्टार ए, तो नियम तो आपका ये हो गया ना संक्रिया का कि प्रथम अवयव द्वितीय अवयव से गुणा होगा, स्टार का मतलब ये। तो बच्चों देखो बी स्टार ए का मतलब क्या होना चाहिए, प्रथम अवयव कौन हो गया, पहले कौन लिखा गया बी, और द्वितीय अवयव कौन हो गया बच्चों का, ए हो गया, यानी कि बी गुणा ए आ जाना चाहिए। क्या बच्चों b गुणा ए गुणा बी के बराबर होता है, बच्चे कहेंगे बिल्कुल होता है। और ये अगर a गुणा बी के बराबर होता है बच्चों, तो a गुणा बी का मतलब तो आपने संक्रिया में लिख रखा है a स्टार बी, तो फिर तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ a स्टार बी, और ये सभी a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए सत्य हो गया। तो आप देखो b स्टार a लेकर चले थे, बराबर में क्या आ गया, a स्टार b आ गया, तो आपकी क्रम विनिमयता का गुणधर्म पूरा हो गया ना। तो बच्चे क्या कह देंगे, जो ये स्टार संक्रिया है, जो अतः संक्रिया स्टार क्रम विनिमय है, क्रम का विनिमय करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्रम विनिमयता को पहले गुणधर्म को बच्चे अच्छे से समझ गए होंगे। अब साचर्यता की बात कर लेते हैं। एसोसिएटिविटी इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिविटी, हिंदी में बोलते हैं साहचर्यता। देखिए किसी अरिक्त समुच्चय ए पर कोई संक्रिया परिभाषित करेंगे जिसका नाम क्या दे देंगे, स्टार दे देंगे। किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित कोई द्विधारी संक्रिया स्टार साचर्य कहलाएगी यदि, कारण देते हैं। अब साचर्यता का मतलब क्या होता है, जरा आपको थोड़ा सा पहले इधर अलग से समझा देते हैं। एक स्लाइड ले लेते हैं। देखिए साचर्यता क्या कहती है। आपने कभी देखा है a प्लस बी प्लस सी, जब आप तीन अवयवों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर दो ऑपरेशन है, प्लस के ही हैं दोनों, दो ऑपरेशन है आपके साथ। किन्हीं दो अवयवों को पहले जोड़ते होंगे, आपने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। या तो आप लेफ्ट साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं या आप राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। आप अगर राइट साइड से जोड़ना स्टार्ट करते हैं तो पहले बी और सी को जोड़ते हैं। पहले किसको जोड़ते हैं, बी और सी को, और फिर उसमें ए जोड़ते हैं। ऐसा ही करते होंगे जोड़ में, हमने जोड़ तो खूब किए हैं लेकिन इस बात को जरा समझा नहीं, आज समझते हैं। कभी कभी हम ऐसा भी कर लेते हैं कि ए और बी को पहले जोड़ देंगे और फिर सी को जोड़ देंगे, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों मान बराबर आ जाएं बच्चों तो संक्रिया साचर्य हो जाती है, और बिल्कुल आएंगे। जैसे कि 2 + 3 + 5 बराबर लिख सकता हूँ 2 + 3 + 5। बताइए इसका मान 5 + 3 8 और 2 10, और इसका 2 और + 3 5 आया, फिर 5 में 5 को जोड़ा, कितना आया बच्चों का 10 आया। LHS RHS के बराबर है। तो यही बात तो हुई। इसका मतलब योग की संक्रिया क्या है, साचर्य। फलनों में आपने देखा था संयुक्त फलन की संक्रिया क्या देखी थी, HOGOF। आपने GOF पे पहले संक्रिया लगाई, फिर किस पर लगाई, H पर लगाई, या आप ऐसे कर रहे थे HOGOF, यानी कि आप पहले इन दोनों को संक्रिया लगा रहे थे, इन फलनों की संक्रिया करके संयुक्त फलन बना रहे थे, और ये संयुक्त फलन जो प्राप्त हुआ उसका संयुक्त फलन F के साथ ले रहे थे। ये दोनों मान बराबर आ रहे थे, इसीलिए तो आप कह रहे थे कि फलनों में संयुक्त फलन की संक्रिया जो होती है वो क्या होती है, साचर्यता का पालन करती है। गुणधर्मों में आपको लिखाया गया था। और भी देखिए इंटरसेक्शन की, यूनियन की, ये सब क्या होते हैं, साचर्य होते हैं बच्चों। आप बात करें गुणन की संक्रिया की तो देखो A B C तीन अवयव हैं, इन दोनों को गुणा करूं पहले B और C को, और फिर A के साथ गुणा करूं, और सामने A और B को गुणा करूं, और बाद में C को गुणा कर दूं, और ये मान बराबर आ जाएं बच्चों, तो आप कह देंगे गुणन की संक्रिया साचर्य होती है। आते हैं देखिए व्यकलन की संक्रिया साचर्य नहीं होती है। कारण क्या है, देखो A - B - C, ये दोनों के ब्रैकेट लगाया आगे वालों के, और इसके बराबर आ जाएगा क्या, A - B - C। बच्चे कहेंगे नहीं आएगा, एग्जाम्पल लेके देख लो। 2 5 और
एक ले लो 7 -7 बराबर होता है क्या? ये इसके बराबर नहीं होता है, अभी चेक कर लीजिएगा। 2 - 5 -7, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 में से 7 गया, -2 + 2, ये लेफ्ट साइड में तो 4 बना आपका, राइट साइड में 2 - 5 कितना? -3, और -3 और -7 कितना बना? -10 बना बच्चों। क्या ये बराबर हैं? नहीं है। तो इसलिए आपने कह दिया कि व्यकलन की जो संक्रिया है बच्चों साहचर्यता का पालन नहीं करती है, मतलब साहचर्य नहीं होती है। साहचर्यता का मतलब समझ गए होंगे बच्चों। तो देखिए संक्रिया का नाम क्या ले रहे हैं हम? स्टार। जैसे यहाँ पर योग गुणन वगैरह ले रहे थे तो यहाँ पर क्या है? स्टार। मैंने बी और सी को संक्रिया लगा दी और फिर बाद में ए के साथ लगाऊं, या मैं शुरू से करूं तो ए और बी की संक्रिया लगा के ए स्टार बी का मान प्राप्त कर लूं और फिर उसके बाद सी के साथ स्टार संक्रिया घटित करवा दूं, तो जो मान आएगा वो दोनों मान बराबर हो जाएं, ये LHS = RHS। तो हम कह देते हैं कि संक्रिया क्या है? आपकी संक्रिया साहचर्यता का पालन कर रही है, मतलब स्टार साहचर्य है। तो ये बात यहाँ पर समझाई गई है बच्चों को। देखिएगा उदाहरण देखिए क्या कहता है? A * B = A + B फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू A। यहाँ आपको ये कहा जा रहा है। देखिएगा A * B * C = A * B + C, ये आपको मिल जाए तो आप ये कह देंगे कि साहचर्य है। ठीक है, A * B * C, यानी कि आपने B और C में संक्रिया लगाई। पहले तो संक्रिया का नियम जानो। संक्रिया का नियम क्या है? A अवयव B के साथ स्टार ऑपरेशन कर रहा है, इसका मतलब है A + B। तो संक्रिया है योग की, जो अभी बात हुई थी। तो देखिए आप कहेंगे पहले LHS निकाल लेंगे और फिर RHS निकाल लेंगे। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो कह देंगे कि साहचर्य है, अदरवाइज कह देंगे कि साहचर्य नहीं है। तो बच्चे निकाल रहे हैं A * B * C। तो देखिए सबसे पहले B और C में संक्रिया लगाएंगे। B मतलब स्टार का पहला अवयव, ब्रैकेट में देखिए जब लिखा होता है कि B * C, B * C का मतलब ये B जो है फर्स्ट एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है और बीच में क्या है? आपका स्टार है। तो संक्रिया का नियम क्या है? फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। तो बताइए B * C का मतलब क्या हो जाना चाहिए? पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव। तो बताइए यहाँ पर B * C का मतलब क्या हो जाएगा? B + C। अब देखो B + C हो गया तो बच्चे देखेंगे कि जो आपका B + C है वो A के साथ स्टार ऑपरेशन कर रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ये जो स्टार मैंने बीच में लगाया है इससे पहले जो अवयव है इसको फर्स्ट एलिमेंट। आप तो इतना ध्यान रखें कि स्टार से जो पहले है वो फर्स्ट एलिमेंट और स्टार के बाद में जो है वो सेकंड एलिमेंट, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पर दूसरा B + C आपका आ गया है। अब A * B + C कितना आएगा? आपका नियम क्या कहता है संक्रिया का? यहाँ से देखेंगे A * B फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। तो बच्चों हो जाएगा ना आपका A + B + C, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट A, सेकंड एलिमेंट B + C। तो A में B + C जुड़ गया तो कितना आया? A + B + C आया। ये फर्स्ट बात आ गई। देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। दूसरी बात, A * B * C जब आप निकालते हैं तो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं। A * B मतलब A * B जब मैं बच्चों लिखता हूँ यहाँ पर A * B तो बच्चे कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, इसका मतलब क्या है? A + B। तो A * B की जगह बच्चे लिख देंगे A + B और A + B के बाद में बीच में है स्टार और फिर है C, यानी कि A + B आपका आ चुका है ऑपरेशन होके, फिर स्टार लगा हुआ है और फिर C। इसका मतलब क्या होगा? अब फर्स्ट एलिमेंट बन गया, स्टार से पहले कौन है? A + B, ये आपका प्रथम अवयव बन गया और स्टार के बाद कौन है? आपका C, ये आपका द्वितीय अवयव बन गया। स्टार से जो पहले है फर्स्ट एलिमेंट, स्टार के जो बाद में है सेकंड एलिमेंट। ऑपरेशन का तरीका क्या है आपका? फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। तो आपका हो जाएगा A + B में जुड़ जाएगा C, जो कि वैल्यू कितनी दे देगा? A + B + C। आपने देखा बच्चों इसकी वैल्यू भी A + B + C आई और इसकी वैल्यू भी A + B + C आई। तो फिर 1 व 2 से हमने कह दिया ना दोनों बराबर हो गए, और दोनों बराबर हो गए तो बच्चों ये जो द्विधारी संक्रिया स्टार थी आपकी, ये क्या हो गई? साहचर्य हो गई।
तो साहचर्यता का मतलब बच्चे समझ पाए। अब हम तत्समक अवयव की बात करेंगे। देखिए तत्समक अवयव किसे कहते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक फलन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स। अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग तत्समक अवयव विद्यमान हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है होना। आप जानते हैं गुणन के लिए तत्समक अवयव, पहले आपको किसी एक भाग में बताया था, गुणन के लिए तत्समक अवयव कौन होता है? एक। क्यों होता है साहब? इसलिए होता है कि गुणा की संक्रिया में एक ए को बदल नहीं पाएगा, ए ही आ जाएगा और विलोम भी सत्य होगा। यही तो डेफिनेशन दी थी हमने कि किसी भी अवयव से एक गुणा करेगा तो उस अवयव को बदल नहीं पाएगा। 4 से 1 गुणा करेगा तो 4 बदलेगा क्या? 4 ही आ जाएगा। 4 गुणा 1 बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और विलोम भी सत्य होगा, 1 गुणा 4 भी कितना आ जाएगा बच्चों? 4 आ जाएगा। तो जब 1 ने गुणन का ऑपरेशन किया 4 के साथ तो क्या 4 को बदल पाया? नहीं बदल पाया। इसलिए एक क्या है? तत्समक अवयव। किसके लिए? गुणन के लिए। तत्समक गुणन के लिए, गुणन के लिए। योग के लिए तत्समक बदल जाएगा। तत्समक, अच्छा, गुणन में एक के अलावा कोई तत्समक अवयव नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, किसी भी संक्रिया के लिए तत्समक अवयव सदैव अद्वितीय होता है। एक के अलावा बताओ कोई ऐसा अवयव है जो गुणन की संक्रिया में बदल न पाए? एक ही है। योग के लिए बात करें तो योग के लिए बात करें तो a प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा? a। और विलोम भी सत्य हो जाएगा, 0 प्लस a बराबर भी a। तो बताइए a का मतलब 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो। क्या योग की संक्रिया में 0 किसी के साथ योग करेगा तो उस अवयव को बदल पाएगा? नहीं बदल पाएगा। अगर 5 लोगे तो 5 प्लस 0 बराबर 5, तो 5 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कोई और अवयव से कराओगे तो बदल जाएगा। 1 से कराओगे तो 5 प्लस 1 6 बन जाएगा। तो 5 कहाँ रहा? 6 बन गया। लेकिन 5 की संक्रिया 0 के साथ कराओगे तो 5 ही आ जाएगा सामने। यानी कि 0 में वो ताकत नहीं है कि 5 को बदल सके, इसलिए 0 क्या हो जाएगा? तत्समक। तत्समक का मतलब होता है जो 2 वही मिल जाए। आप संक्रिया को 5 दोगे तो 5 मिल जाए, आप 7 दोगे तो उत्तर आपका 7 आ जाए संक्रिया घटित करवाने के पश्चात प्रतिफल के रूप में। ये बच्चे बात कर चुके होंगे। तो तत्समक अवयव का मतलब समझ गए। अच्छा, व्यकलन के लिए कोई तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर कुछ संक्रियाओं के तत्समक अवयव भी देख पा रहे हैं, योग में देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखनी पड़ेगी। देखिए मैंने एक संक्रिया परिभाषित की a स्टार बी और मैंने आगे कर दिया इसको a प्लस बी। बच्चों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, छोटी छोटी बातें गलती करवा देती हैं क्वेश्चन में। ज़रा देखिएगा, फॉर ऑल ए बी मैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मैं ए बी को मतलब कि संक्रिया जो स्टार है आपकी उसको प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित कर रहा हूँ। अब इस संक्रिया का तत्समक अवयव कौन है बात करते हैं। मैं कहूँ कि इसका तत्समक अवयव जो है वो 0 हो जाना चाहिए, जैसे कि बात कर रहे थे तुम। यानी कि किसी भी a में जब स्टार कराओगे शून्य के साथ तो क्या हो जाना चाहिए? स्टार का मतलब क्या है? पहला अवयव प्लस दूसरा अवयव। संक्रिया को परिभाषित किया है a स्टार b मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट। तो यहाँ a स्टार 0 का मतलब फर्स्ट प्लस सेकंड यानी 0 तो बराबर a। बच्चों यहाँ देखेंगे 0 आपने ले तो लिया, लेकिन क्या प्राकृत संख्याओं में शून्य होता है? बच्चे कहेंगे नहीं होता है। नहीं होता है तो फिर आप कहेंगे इस संक्रिया का तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है। हाँ, यहाँ z होता, यहाँ r होता तब तो उसमें 0 मिलता। अगर समुच्चय में 0 आपके पास है ही नहीं जिसमें आप संक्रिया परिभाषित कर रहे हो तो तत्समक अवयव बाहर से कहीं से नहीं आएगा। जिस समुच्चय में बात करोगे उसी समुच्चय में से तत्समक अवयव निकलना चाहिए। तो तत्समक अवयव का होना न होना ये समुच्चय पर भी निर्भर करता है कि कौन से समुच्चय में आप संक्रिया परिभाषित कर रहे हो। बताइए, आप ये संक्रिया n में कर रहे थे तो तत्समक अवयव विद्यमान नहीं है, लेकिन आप r में कर दोगे वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में तो तत्समक अवयव विद्यमान हो जाएगा और उसका मान कितना हो जाएगा? 0।
समझ गए होंगे बच्चे इस बात को। तो समुच्चय बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर विचार करना बहुत आवश्यक है कि कौन से समुच्चय में आपका जो संक्रिया है, ऑपरेशन है, वो परिभाषित किया जा रहा है। तो देखिए बच्चों, आप फलन संबंध जो जितना आप अब तक चैप्टर पढ़ते आए हैं, जो बातें जानते आए हैं, उनमें आपने देखा समुच्चय की संकल्पना कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे वो संबंध हो, चाहे वो फलन हो, चाहे आपके ऑपरेशंस हो। आगे आप बात करेंगे प्रतिलोम फलनों की, तो वहाँ भी उनके प्रांत और सहप्रांत मतलब समुच्चय तो हुए, उनकी संकल्पना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाली है। तो बच्चों को ये चीज़ें बहुत ध्यान से समझ लेनी चाहिए। चलिए हम परिभाषित करते हैं तत्समक अवयव को, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है कि नहीं। चलिए, किसी अरिक्त समुच्चय A में आपने n लिया था, यहाँ पे मैं A की बात करता हूँ। A में परिभाषित द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव को E बोला जाता है बच्चों। एक नाम दे दिया, जरूरी नहीं है E। फलनों में I बोलते थे आप, आइडेंटिटी I। यहाँ पर स्टार के लिए हम E बोल देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी बोल दो, उसका व्यवहार वैसा होना चाहिए। व्यवहार मतलब वो बदल न सके ऑपरेशन में किसी अवयव को, ये उसमें गुण होना चाहिए। तो आपने कहा तत्समक अवयव E का अस्तित्व होगा यदि, कब E तत्समक अवयव कब बनेगा? जब A के साथ ऑपरेशन करे और A को बदल न सके, यानी कि A ऑपरेशन स्टार E, A स्टार E बराबर A ही आ जाए। जैसे कि यहाँ पर 2A गुणा 1 बराबर A ही आ गया, और विलोम भी सत्य होना चाहिए जैसा कि बताया था, यानी कि E स्टार A भी कितना आ जाए? A आ जाए। फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, जहाँ E बिलोंग्स टू A, यहाँ पर ये बात कही गई है, ये वाली जो मैंने बात आपको उदाहरण दिया था, जो आपका तत्समक अवयव E होगा उसी समुच्चय में विद्यमान होना चाहिए जिसमें कि संक्रिया परिभाषित है। तो ये आपका क्या हो गया? ये परिभाषा हो गई गणितीय रूप में। A स्टार E बराबर A आ जाए और विलोम भी सत्य हो, यानी कि E स्टार A बराबर भी A हो जाए, तो E को संक्रिया स्टार का तत्समक अवयव कहेंगे। एक नोट डाल के बात लिख लेंगे कि किसी भी संक्रिया के लिए अगर तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो हमेशा हमेशा अद्वितीय होता है। जैसे गुणन के लिए अगर तत्समक अवयव विद्यमान है तो वो एक होगा, एक के अलावा और कोई नहीं हो सकता। योग के लिए अगर तत्समक विद्यमान है तो वो 0 होगा, 0 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। बच्चों, अब तत्समक अवयव किसी संक्रिया के लिए कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके कुछ उदाहरण हमने लिए हैं। देखिए वो उदाहरण क्या है। मैंने A स्टार B, A और B की एक संक्रिया परिभाषित की। A स्टार B को लिखा A प्लस बी फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू Z। तो बच्चे समझ गए होंगे कौन से समुच्चय में संक्रिया परिभाषित है? Z में। A का मतलब फर्स्ट एलिमेंट। बच्चों ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, इस तरह से मैं आपको जो बता रहा हूँ फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, ये आपका क्वेश्चन जो है सही करवाने की दृष्टि से बहुत अहम बात मैं बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दें। स्टार से पहले फर्स्ट एलिमेंट, स्टार के बाद सेकंड एलिमेंट। संक्रिया का नियम क्या है? फर्स्ट प्लस सेकंड, फर्स्ट में सेकंड जुड़ जाएगा। तो संक्रिया किसकी हो गई बच्चों? योग की। किसकी हो गई? योग की। स्टार की जगह कौन आ गया? प्लस आ गया। तो A प्लस बी, A स्टार B मतलब A प्लस बी। माना E द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव है, जैसा कि परिभाषा में अपन ने E लिया था। अब E की हम खोज करेंगे। अब परिभाषा पे जाएंगे। परिभाषा क्या कह रही थी? परिभाषा देखिए आपकी कह रही थी कि A स्टार E बराबर A आ जाए और E स्टार A भी क्या आ जाए? A। वो परिभाषा हम लिख देंगे यहाँ पर। A स्टार E, अगर E तत्समक अवयव है तब होना चाहिए, ये परिभाषा सत्य पूरी होनी चाहिए कि A स्टार E बराबर A तथा विलोम E स्टार A बराबर भी A। अब देखिए, जब तीन चीज़ें बराबर होती हैं तो उस समीकरण को दो भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि A स्टार E बराबर A और A बराबर E स्टार A। तीन चीज़ें x बराबर y बराबर z है, तो इसका तात्पर्य होता है x बराबर y तथा y बराबर z। इन दोनों बातों को मिलाकर ये बात कही जाती है, ये ध्यान दें।
तो देखिए ए स्टार ई बराबर एक तो ए हो गया और दूसरा केस क्या हो गया, ए बराबर हो गया ई स्टार ए, और पहले केस में ए स्टार ई बराबर ए। दोनों ही बातों से दो आपके पास समीकरण बने, दोनों ही समीकरणों से तत्समक अवयव एक ही निकलेगा, चाहे आप ये वाला ले लें भाग या ये वाला, मैंने दोनों निकाल कर बताएं। देखिए आप कहेंगे ए स्टार ई का मतलब, ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कौन है, ए, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि ए प्लस ई हो गया, ए में दूसरा अवयव जुड़ गया, स्टार के मतलब क्या था, प्लस, इसलिए जुड़ गया। बराबर क्या आ जाना चाहिए, ए, तो मैंने ये लिख दिया। इम्प्लाइज दैट ई का मान निकालूंगा, ए उधर जाके घट जाएगा, तो ई बराबर कितना आ गया बच्चों, 0। इधर वाले भाग से देख लीजिए, ए बराबर ई स्टार ए, ई स्टार ए का मतलब फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट, तो ई प्लस ए हो गया जैसा कि लिखा है, तो ए बराबर ई प्लस ए आ गया। ई का मान निकालोगे तो ए इधर में जाके घट जाएगा, तो ई बराबर क्या आ गया बच्चों का, 0। तो आपने देखा, आप चाहे ये LHS लेके चल पड़े या इधर वाला लेके चल पड़े, दोनों से ही ई का मान निकाला जा सकता है। उसका मान कितना आया, 0। आप जानते हैं ना योग के लिए कौन होता है, 0 तत्समक अवयव। लेकिन हमारी गलती कहाँ हो जाती बच्चों, अगर Z की जगह n होता तो हमारे पास 0 उपलब्धि नहीं होता, तो हम कह देते 0 नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में अगर परिभाषित करते तो फिर हमारे पास तो 0 उपलब्ध ही नहीं रहता, तब हम कह देते कि ई बराबर 0 आया, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, इसलिए दी गई संक्रिया के लिए, स्टार के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। परंतु यहाँ पर मैंने Z लिया हुआ है, इसलिए बिलोंग करता है Z से, और Z से बिलोंग करता है तो क्या हो गया, तत्समक अवयव का अस्तित्व हो गया, और वो कितना आया, ई बराबर 0 है, जैसा कि आपको यहाँ मैंने लिख के दिया है। एक उदाहरण और लेते हैं, गुणन के लिए एक निकालते हैं। देखिए ए स्टार बी का मतलब ए गुणा बी, और ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक होता है, तो यहाँ आपका तत्समक अवयव मिल जाना चाहिए। तो माना स्टार द्विधारी संक्रिया के लिए ई तत्समक अवयव है, तब ए स्टार ई बराबर ए, और विलोम भी सत्य होना चाहिए ई स्टार ए। वही परिभाषा LHS लेके चलते हैं, ए स्टार ई बराबर ए, तो ए स्टार ई का मतलब ए गुणा बी, ए स्टार बी का मतलब तो फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट ए ही हो जाएगा। ए नीचे में जाएगा तो भाग लगेगा, तो ई बराबर कितना आ गया, 1। और आप ए इक्वल टू ई स्टार ए से निकालना चाहें तब भी कितना आएगा, ई बराबर 1। तो दी गई द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए तत्समक अवयव कितना आ गया बच्चों का, ई बराबर 1। तो बच्चों आपने तत्समक अवयव निकालना सीखा, 2 उदाहरण मैंने आप लोगों को दे दिए। अब बच्चों तत्समक अवयव अगर विद्यमान हो जाता है किसी संक्रिया में, तो पॉसिबल है आगे कि किसी अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान हो जाए, क्योंकि तत्समक अवयव विद्यमान होने के बाद ही आपके प्रतिलोम अवयव की बात हो सकती है। प्रतिलोम अवयव के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि 2 इनवर्स मतलब 2 का इनवर्स गुणन के लिए तो 1/2 हो जाता है, और 2 इनवर्स योग के लिए -2 हो जाता है। ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं, और आज हम सैद्धांतिक रूप से भी सीखने वाले हैं। तो हम प्रतिलोम अवयव के अस्तित्व की बात करेंगे कि उसकी परिभाषा क्या कहती है। तो किसी अरिक्त समुच्चय ए में कोई द्विधारी संक्रिया स्टार परिभाषित करते हैं, किसी अरिक्त समुच्चय ए में परिभाषित संक्रिया स्टार के अंतर्गत किसी अवयव ए बिलोंग्स टू ए में अगर परिभाषित कर रहे हो तो कोई अवयव ए लिया जो किस में है, समुच्चय ए में होगा, का प्रतिलोम अवयव बी भी ए में ही होना चाहिए। ये ध्यान रखें, जो भी मिलेगा चाहे वो तत्समक हो चाहे वो प्रतिलोम हो, उसी समुच्चय में मिलना चाहिए जिस समुच्चय में आपकी संक्रिया परिभाषित हो रही है, बाहर से नहीं आ सकता। ठीक, तो बी भी किस में मिलेगा, ए में होगा। यदि अब मैं परिभाषित कर रहा हूँ कब होगा ए का प्रतिलोम बी, मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि ए का प्रतिलोम कौन, बी, यानी कि ए के प्रतिलोम को क्या लिखा जाता है, ए इनवर्स इक्वल टू बी। ये बात मैं कहना चाहता हूँ कब होगा, जब ए स्टार बी बराबर ई आ जाए और विलोम भी सत्य हो, बी स्टार ए बराबर भी क्या आ जाए, ई। यानी कि 2 अवयवों की संक्रिया कराएं और सामने तत्समक आ जाए, तो
A का प्रतिलोम B कहलाता है, मतलब A का प्रतिलोम A इनवर्स बराबर B हो जाता है। देखो बच्चों, ये बात मैं फलनों में भी हम करके आए। GOF और इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन और आपका FOG इक्वल टू भी आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ पर ई बोल रहे हो इसको, बात तो एक ही है। यानी कि बच्चे देखेंगे कि FOG इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन हो और GOF इक्वल टू आइडेंटिटी हो, तो आप कह देते थे ना यहाँ से कि F का इन्वर्स कौन हो गया, G। ये बात इम्प्लाइज करती थी F इन्वर्स इक्वल टू G हो जाता है। यही बात यहाँ पे आ रही है। देखिए A स्टार B, A का ऑपरेशन B के साथ, यहाँ भी ऑपरेशन ही हो रहा था GOF का और FOG। A स्टार B इक्वल टू तत्समक अवयव, आइडेंटिटी यही तो हुई, और विलोम भी सत्य हो, B स्टार A बराबर भी आइडेंटिटी आ जाए, तो हम A का प्रतिलोम यानी A इनवर्स बराबर क्या लिख देते हैं, B लिख देते हैं। बच्चों ने इस परिभाषा को समझ लिया होगा। फलनों के अंदर भी ये बात आपके सामने थी कि एक फलन दूसरे फलन के साथ ऑपरेशन करे, और कौन सा ऑपरेशन, संयुक्त फलन का ऑपरेशन फलनों में जो होता है वो करे, तो सामने अगर आइडेंटिटी आ जाए और विलोम भी सत्य हो जाए, तो फिर फलन f का प्रतिलोम कौन हो जाता है, द्वितीय फलन g हो जाता है। तो यहाँ भी वही बात आपके सामने है कि प्रथम अवयव का प्रतिलोम जो है द्वितीय अवयव हो जाता है। अब इसके लिए कुछ उदाहरण देते हैं कि प्रतिलोम अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले एक द्विधारी संक्रिया लेंगे, फिर उसका तत्समक अवयव निकालेंगे, और तत्समक अवयव निकालने के पश्चात उसका प्रतिलोम आएगा। कारण क्या है कि प्रतिलोम की डेफिनेशन में तत्समक अवयव होना आवश्यक है। अगर तत्समक अवयव होगा ही नहीं तो ये डेफिनेशन में ई कहाँ से आएगा, और ई नहीं आएगा तो किसी अवयव का भी प्रतिलोम नहीं निकल पाएगा। तो बच्चों, सबसे पहली रिक्वायरमेंट प्रतिलोम के लिए किसकी है, तत्समक अवयव ई की है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन, A स्टार B बराबर A प्लस बी फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू Z। द्विधारी संक्रिया स्टार के लिए के अंतर्गत अवयव A बिलोंग्स टू A का प्रतिलोम अवयव B बिलोंग्स टू A होगा, अर्थात कब, जब A इनवर्स बराबर क्या, B। लेकिन परिभाषा क्या है, A और B की संक्रिया कराएं, A स्टार B इक्वल टू E आ जाए और B स्टार A भी क्या आ जाए, E आ जाए। यानी कि ये तो आइडेंटिटी हो गई आपकी, दो अवयवों की संक्रिया कराई, आइडेंटिटी हो गई, और विलोम भी सत्य हो, परिभाषा मैंने लिख दी। अब वही तीन चीज़ें बराबर हैं, तो आप A स्टार B इक्वल टू E लेकर चलेंगे तब भी हो जाएगा। तो देखिए, A स्टार B इक्वल टू E लेकर चलोगे तो A स्टार B का मतलब A प्लस B, और A प्लस बी योग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, E बराबर यहाँ क्या आने वाला है, पहले ही अपन ने उदाहरण में निकाल लिया है, 0। तो बच्चे कैसे करेंगे, देखिएगा, आपने इधर मैं लेता हूँ A स्टार B इक्वल टू आपका बच्चों का है E, और दूसरा केस है E बराबर B स्टार A। दोनों से एक ही बात निकल कर आती, इम्प्लाइज दैट A स्टार B का मतलब संक्रिया परिभाषित है दोनों के योग की। तो आप कहेंगे प्रथम अवयव प्लस द्वितीय अवयव का योग बराबर E का मान कितना होगा, 0। किसके लिए, योग के लिए। बच्चे आगे लिखेंगे तो फिर B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर कितना आ जाएगा, माइनस A आ जाएगा, और B बराबर माइनस A आ गया तो B किसका प्रतिलोम है। इस परिभाषा को फुलफिल करते ही क्या A इनवर्स बराबर B हो जाना चाहिए, तो हमारा हो जाएगा A इनवर्स इक्वल टू माइनस A। तो योग के लिए A इनवर्स A का प्रतिलोम माइनस A होता है। तो यहीं से तो निकल कर आया, देखो A बराबर 2 लोगे तो 2 का प्रतिलोम 2 इनवर्स बराबर -2, A बराबर 3 ले लें तो 3 इनवर्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, -3। तो 3 का प्रतिलोम -3, 2 का प्रतिलोम -2, 4 का प्रतिलोम -4। इस तरह से आप यहाँ से ये क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।